कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बेरोजगारी। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट में बेरोजगारी के 4 मापदंड की चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में बेरोजगारी के प्रकार की चर्चा करने जा रहे हैं और जिसमें सबसे पहला बेरोजगारी का प्रकार है संपूर्ण बेरोजगारी। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी हो, योग्यता हो और काम ढूंढ रहा हो, फिर भी उसे काम ना मिले तो उसे संपूर्ण बेकार कहा जाता है। कौन सा बेकार कहा जाता है? संपूर्ण बेकार कहा जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सामान्य रूप से जिस देश में श्रम की पूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और शहरीकरण की प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र हो, वहाँ संपूर्ण बेरोजगारी का वृद्धि दर ऊंचा देखने को मिलता है। इस प्रकार बेरोजगारी गांव की अपेक्षा शहरों में विशेष देखने को मिलती है। क्यों? शहर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, इसलिए शहरों में बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। जिसमें ज़्यादातर खुले बेरोजगार जो गांव में शहरों की ओर काम की तलाश में आए व्यक्ति हैं। गांव से जो व्यक्ति शहर में काम की तलाश में आता है, रोजगार ढूंढने के लिए आता है, उसे तुरंत कोई काम मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक तो कम पढ़ा लिखा होता है और जो काम उसको मिलता है उसमें उसकी कुशलता नहीं होती है, उसमें उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए उसे काम पर कोई रखता नहीं है। संपूर्ण बेरोजगारी का सामना सामान्य तौर पर शिक्षित और तालीम विहीन व्यक्तियों को अधिक करना पड़ता है। संपूर्ण बेरोजगारी का प्रमाण 15 से 25 वर्ष, संपूर्ण बेरोजगारी का प्रमाण जो है वह 15 से 25 वर्ष आयु के वर्ग के व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। संपूर्ण बेरोजगारी व्यक्ति काम करने में सक्षम होने के बावजूद काम प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, अपितु वे उपभोग और खर्च तो करते ही हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करता है, ऐसा तो है नहीं वो खाना नहीं खाता है, वह कुछ मुखवास नहीं करता है, उसके ये सारी प्रक्रिया क्या होती है? चालू रहती है, लेकिन फिर भी क्या है? खर्च चालू है, आय क्या है? बंद है। तो इस तरीके से क्या है? वह बोझ रूप बना रहता है। किस पर? अपने वाली पर, अपने पेरेंट्स पर। वे उत्पादकता घटने के लिए कारणभूत होते हैं, क्योंकि घर के अंदर जनसंख्या तो दिखाई देती है लेकिन प्रति हेड उत्पादकता दिखाई देता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, संपूर्ण या खुली बेरोजगारी का आंक आधारभूत तौर पर प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य माना गया है। संपूर्ण बेरोजगारी मापन की यहाँ पर 3 पद्धतियाँ दी हुई हैं। नंबर 1, रोजगार विनिमय केंद्र में पंजीकरण के द्वारा, जो एप्लॉयमेंट ऑफिस होती है बेरोजगारी जहाँ पर नोंधी जाती है, लिखा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर उसके पंजीकरण से पता चलता है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर कितनी मात्रा में बेरोजगारों की संख्या है। दूसरा है श्रम आपूर्ति के न्याय दर्श सर्वे द्वारा, जो सर्वे किया जाता है, नई नई जो एनजीओ वगैरह जो संस्थाएं चलती हैं, जो सर्वे करवाती हैं, उनके द्वारा पता चलता है। तीसरा है जनगणना के आंकड़ों के द्वारा। जब देश में जनगणना होती है तो जनगणना के समय इनकी बेरोजगारी भी दर्ज होती है और जिससे पता चलता है कि देश में कितने प्रमाण में बेरोजगार हैं। तो अब विद्यार्थी मित्रों, हम बेरोजगारी के प्रकार के दूसरे प्रकार की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे अर्ध बेरोजगार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, श्रमिक अपनी शक्ति या योग्यता का संपूर्ण उपयोग ना कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता या शक्ति वाले कार्य का स्वीकार करना पड़े, तो इसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। मतलब व्यक्ति के पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति का उसे काम ना मिले और उसे कम शक्ति के लिए कम शक्ति वाला काम मिले, अथवा व्यक्ति जितने घंटे काम कर सकता है, 16 घंटे, 22 घंटे, 8 घंटे, उतने घंटे के लिए उसे काम ना मिले, उससे कम समय के लिए यदि उसे काम मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। इस तरह से एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा कि श्रमिक प्रतिदिन जितने घंटे
अथवा वर्ष में जितने दिन काम करने की शक्ति रखता है और उससे उसे क्या हो, कम समय या कम घंटे या कम दिन का काम मिले तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। जैसे कि किसी औद्योगिक इकाई या कृषि क्षेत्र में श्रमिक को 8 घंटे के बदले में केवल 5 घंटा ही काम मिले। मान लो कि कोई कंपनी है, देखिए जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर वह व्यक्ति को पहले 8 घंटे काम मिलता था, लेकिन अब कितने घंटे काम मिल रहा है, 5 घंटे। तो क्या हो गया, यहाँ पे वो आधा बेरोजगार हो गया। ठीक है, 5 घंटे ही काम मिल रहा है तो अर्ध बेरोजगार हो गया। इस तरह गांव में, भारत के ग्रामीण विस्तारों में कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाली मौसमी बेरोजगारी, कौन सी बेकारी, मौसमी, मौसम के आधार पर वह काम पाता है और बाकी समय बेकार रहता है। तो ऐसी समय परिस्थिति को क्या कहते हैं, मौसमी बेकारी, अर्ध बेकारी का एक प्रकार माना जाता है। जब मौसम होगा क्या करना होगा, रोपाई करना होगा या कटाई करना होगा, तब उसे काम मिलेगा और बाकी समय क्या होगा, उसे बेकार रहना पड़ेगा, तो उसे मौसमी बेकारी के रूप में जाना जाता है। भारत में अधिकतर कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा हो, बरसात हो तो क्या होगा, खेती अच्छी होगी। अच्छी खेती होने के कारण मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग काम पाएंगे। और बरसात नहीं हुई, यह सुविधा ना हुआ तो खेती जो है खराब हो गई, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कई शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता मतलब डिग्री के प्रमाण में कम काम मिले या काम ना मिलने से कम योग्यता वाले काम को स्वीकार करना पड़े तो भी उसे क्या कहते हैं, अर्ध बेरोजगार कहते हैं। जैसे कि कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाला व्यक्ति को गैरेज में काम करना पड़े तो उसे अर्ध बेकार कहा जाता है। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा पॉइंट प्रच्छन्न बेकारी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रच्छन्न बेकारी को हम छुपी बेकारी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सरल पॉइंट है। प्रच्छन्न बेकारी को हम छुपी बेकारी के नाम से जानते हैं। यह प्रच्छन्न बेकारी भारत जैसे विकासशील देशों में सविशेष देखने को मिलती है। क्यों? भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर प्रच्छन्न बेकारी ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक काम में लगे हुए हों, ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र क्या करना है, ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे श्रमिक प्रच्छन्न बेकार कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखने में व्यक्ति काम करता दिखाई दे परंतु उत्पादन में उसका हिस्सा शून्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रच्छन्न बेकार के रूप में जाना जाता है। सामान्य तौर पर एक मैं यहाँ पर उदाहरण आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए, ये एक समान माप के दो खेत हैं, एक समान माप के दो खेत हैं और इस खेत में 8 लोग काम करते हैं और इस खेत में 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, इस खेत के अंदर 8 लोगों के द्वारा कितना हुआ, 100 टन अनाज का उत्पादन होता है और यहाँ पर 10 लोगों के द्वारा भी 100 टन अनाज का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 10, यहाँ पर कितने लोग हैं, 8, तो यहाँ पर 2 लोग ज़्यादा हैं। अगर इन 2 लोगों को हम इस खेत के अंदर क्या कर दें, काम देते हैं तो इनका जो है उत्पादन दिखाई देगा, इनकी जो है आय दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 लोग प्रच्छन्न बेकार हैं, ये इनके साथ काम तो कर रहे हैं परंतु इनके उत्पादन में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसे अतिरिक्त लोगों को हम दूसरे पूरक व्यवसाय में, नौकरी धंधा खेती में काम देते हैं तो इनका उत्पादन और इनकी आय दोनों दिखाई देती है।
तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो हमने खेती का उदाहरण लिया। भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई है और जिससे रोजगार मांगने वालों की संख्या में ऊंचे दर पर बढ़ोतरी देखने को मिला, किंतु देश में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त विकास होने से रोजगार मांगने वालों का कृषि क्षेत्र पर बोझ लगातार क्या हुआ, बढ़ता गया, क्योंकि अन्य जो भी विकास हुए हैं उनमें लोगों को रोजगार मिल पाया नहीं है। और इन अधिक श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से दूर किया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया 8 और 10 आदमी वाला, ऐसे विशेष श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। मोस्ट आईएमपी लाइन है कि विशेष श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य। विशेष श्रमिक कौन थे, 2, जो मैंने उदाहरण दिया उसमें 2, और ये श्रमिक प्रच्छन्न बेकार कहे जाते हैं। शहरों में भी उद्योग और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में इस प्रकार की प्रच्छन्न बेकारी देखने को मिलती है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, हम चक्रीय बेकारी की चर्चा करेंगे। चक्रीय बेकारी में क्या देखने को मिलता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बचतकर्ता जो पैसा बचा के रखते हैं, दोनों भिन्न व्यक्ति होते हैं, और जिससे समय समय पर इन दोनों वर्गों के बीच असमतुला की स्थिति पैदा होती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चक्रीय बेकारी सर्जित होती है। तो देखिए, अर्थतंत्र में तेजी मंदी के दौरान जो बेकारी सर्जित होती है उसे चक्रीय बेकारी कहते हैं। अर्थतंत्र में कभी तेजी तो कभी मंदी की स्थिति का सर्जन देखने को मिलता है। तेजी की स्थिति में अर्थतंत्र में पूंजी निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी का रुझान मतलब प्रवाह देखने को मिलता है। जब तेजी की स्थिति होती है तो क्या होता है, पूंजी निवेश बढ़ता है, पूंजी निवेश के साथ उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साथ आय बढ़ती है, आय के साथ रोजगार इत्यादि सब में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जब मंदी का दौर होता है तब पूंजी निवेश कम होगा, पूंजी निवेश कम होने के साथ उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से आय कम होगी और आय कम होने से रोजगार कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि मंदी का दौर हमें देखने को मिलता है। ईस्वी सन 1929-30 में अमेरिका में आई महामंदी को हम विश्व महामंदी के नाम से जानते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में भी कई बार अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। कौन सी प्रकार की बेरोजगारी, चक्रीय। ठीक है, भारत में भी पूंजीवादी बाजार तंत्र का अस्तित्व होने से कई बार इस प्रकार का चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। और जैसे कि भारत के हीरा उद्योग में कई बार इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिली। हीरा उद्योग में मतलब कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि यह एक चक्र है, चक्र के मैंने यहाँ पे 2 भाग कर दिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ऐसा मान लो। तो अब हमें क्या करना है, इस तरफ हम आ रहे हैं तो हमारा जो एरो का निशान है वह मंदी की तरफ है, और हम आगे आ रहे हैं तो ये हमारा निशान जो है मंदी की तरफ है। ये जो है निशान वह भी हमारा किसकी तरफ है, मंदी की तरफ। लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं, तेजी की तरफ, और ऊपर गए तो किस तरफ गए, तेजी की तरफ। इस तरह से अर्थतंत्र में क्या होता है, तेजी मंदी के 2 फलक देखने को मिलते हैं, कभी तेजी तो कभी मंदी। जब बाजार के अंदर किसी वस्तु का मांग बढ़े, क्या बढ़े, मांग बढ़े, तो उस मांगी गई वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, और उत्पादन करने के लिए यंत्र सामग्री मानव श्रम की जरूरत होती है, और यंत्र सामग्री के साथ जो मानव है उसे क्या होगा, रोजगार मिलेगा जो बेकार था, और जो बेकार था उसे जब रोजगार मिलेगा तो वो क्या करेगा, आय प्राप्त करेगा। आय प्राप्त करेगा तो इस आय को क्या करेगा, वो खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो किसी न किसी अन्य वस्तु के पीछे। तो ये जो श्रमिक है यह वस्तु की फिर से क्या करता है, मांग। तो इसलिए यह इस तरह से उत्पादन, आय और खर्च और मांग का चक्र जो है घूमता रहता है, जिस तरह से अर्थतंत्र में तेजी मंदी का दौर आएगा।
अब मांग हुई तो उत्पादन हुआ, उत्पादन हुआ तो आय आई, आय आई तो खर्च हुआ, ये तो तेजी हो गया। अगर किसी वस्तु की मांग नहीं है तो उसका उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो खर्च नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति को हम मंदी के नाम से जानते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य को उत्पादन या विकास लक्षी कार्यों में पूंजी निवेश में वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आय में बढ़ोतरी हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। और जिससे लोगों की आय बढ़े, जिससे बढ़ने से असरकारक मांग में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से लोगों के रोजगार क्या होंगे, अवसर बढ़ेंगे। उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, परिणाम स्वरूप चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम बेरोजगारी के प्रकार के लास्ट पॉइंट घर्षण जन्य बेकारी 5वां पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो घर्षण जन्य बेकारी में यदि उत्पादन पद्धति में चीज वस्तु की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से या नव संशोधन और नई टेक्नोलॉजी के कारण बाजार में नई वस्तु के प्रवेश मतलब आने से बेरोजगारी का सर्जन हो तो ऐसी बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि पुरानी उत्पादन पद्धति के स्थान पर नई उत्पादन पद्धति के आने से जो बेकारी सर्जित होती है उसे घर्षण जन्य बेकारी कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, दूसरा एक लाइन बोलना चाहूँगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उत्पादन करने की प्रक्रिया से जो बेकारी सर्जित होती है उसे घर्षण जन्य बेकारी कहते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में जो मोबाइल फ़ोन थे तो क्या था, सादा मोबाइल फ़ोन था, आज स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आ गया। तो सादा मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति स्मार्टफोन तुरंत नहीं बना सकता, उसको सीखने के लिए उतने समय के लिए बेकार रहना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हीरा उद्योग, जो लोग हीरा उद्योग में काम करते थे, हीरा उद्योग में मंदी आने के कारण उन्हें दूसरे क्षेत्रों में काम के लिए जाना पड़ा। तो जब वो दूसरे क्षेत्र में काम के लिए जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले वह सीखना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब वेतन शुरू होगा। तो उतने समय के लिए वह व्यक्ति क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा, और जिसे घर्षण जन्य बेकारी कहते हैं। दूसरा है कि जैसे पहले टाइपिंग का काम होता था और अब कंप्यूटर आ जाने से टाइपिस्ट लोग कुछ समय के लिए बेकार होंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन, विक्रय और मरम्मत के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक को रोजगार के अभाव में अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना पड़ता है और इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेकारी के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही।